हेलो एवरीवन। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करा था। थर्मोडायनामिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हीट या चेंज इन हीट इन ए केमिकल रिएक्शन। उसको अपन क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की कुछ जनरल डेफिनेशंस थी, वो देखिए। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है ना। थर्मोडायनामिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। और उसके बाद अपन ने डिस्कस करा था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है। उसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एक्सटेंसिव, है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ जाता है? मास आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, या मोल्स आ जाता है। इसके साथ में भी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्सटेंसिव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, कि किसी भी सिस्टम में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। आपको भी पता है कि मेल्टिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अपने पास वाटर है, एक बार वाटर अपने पास 1 लीटर है, एक बार वाटर अपने पास 1000 लीटर है। तो 1 लीटर वाटर है तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और 1000 लीटर है तो उसका 10,000 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा कभी नहीं होता। वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो किस पे डिपेंड करा? वो डिपेंड करा नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो किसी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है, उसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या क्या थे? बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, डेंसिटी आ गया, विस्कोसिटी आ गया। ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो कल जाते जाते अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो कौन सा था? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो, प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का? कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कोई भी सिस्टम में कोई मैटर प्रेजेंट है आपके पास, या कोई कंपाउंड प्रेजेंट है ना, उस मैटर के फिजिकल स्टेट में आप अगर कुछ भी चेंज कर रहे हो, फिजिकल स्टेट, फॉर एग्जांपल आपके पास वो मैटर कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड से आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में। अगर वो आपके पास लिक्विड में है तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो गैस में। यानी कि किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट कंपाउंड या मैटर की फिजिकल स्टेट में आप कोई भी चेंज करते हो, तो उस चेंज के दौरान वो चेंज जो है वो किस प्रोसेस से होता है, उसको अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कि फॉर एग्जांपल सॉलिड था, सॉलिड से सॉलिड को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लिक्विड में। आपके पास लिक्विड है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? गैस में। तो सिस्टम की जब आप फिजिकल स्टेट में कोई चेंज करते हो, सिस्टम में प्रेजेंट कोई सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में अगर आप कोई चेंज करते हो, तो वो चेंज कौन से प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो, उसको अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस में मैं सबसे पहले कल आपको एक्सप्लेन कर रहा था आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो, आइसोथर्मल है ना। आइसो का मतलब क्या होता है आपके पास? कि आइसो का मीनिंग यहां पर ले लेते हैं कि आइसो का मतलब सेम। थर्मल का मतलब आपके पास क्या रहता है? थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर। यानी कि वो प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पर कंप्लीट हो। मींस जिस टेम्परेचर पर आपने स्टार्ट करा उसी टेम्परेचर पर आप क्या करो? उसको फिनिश करो। उसको कौन सी प्रोसेस कहते हैं? थर्मल, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कि आपके पास सॉलिड है, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। अब आपने इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करा, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, और आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तब भी उसका टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस को अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वो सारी प्रोसेसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है,
उसको अपन कौन सी प्रोसेस कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। मींस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा? T1 इज इक्वल्स टू T2, दोनों आपके पास क्या रहेंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। T1 और T2 दोनों क्या रहेंगे? आपके पास इक्वल रहेंगे। मींस अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 और T1 की वैल्यू इक्वल है, तो वो आपके पास क्या रहेगा? डेल्टा टी 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी? 0। तो मेरे कुछ प्यारे बच्चों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, आप टेम्परेचर सेम ले रहे हो, तो फिर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन कैसे होएगा? कैसे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, कैसे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में? तो मैंने कहा देखो बच्चों, आप टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हो, बट आप उसको कुछ ना कुछ हीट क्या कर रहे हो? प्रोवाइड करवा रहे हो। यानी कि Q की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होगी। Q क्या होता है? Q का मीनिंग आपके पास होता है हीट। अब Q आपके पास होता क्या? ये भी कल बताया था मैंने कि Q इज ए पाथ फंक्शन। क्या है आपके पास? पाथ फंक्शन है, और इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। और डेल्टा टी कौन सा फंक्शन होता है बच्चों? स्टेट फंक्शन। क्यों? आगे डेल्टा आ गया, तो जिसके भी आगे डेल्टा आ जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। और जिसके आगे डेल्टा नहीं आता वो क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। तो वो सारी प्रोसेसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीट होती हो, उसको अपन क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब इसमें क्या रहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में एक दो पॉइंट और बताते हैं कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है आपके पास, तो उस समय डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव, यानी कि चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी। और अगर अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एच की जगह अपन क्या कर लेते हैं? क्यू लिख देते हैं, क्योंकि क्यू से ही डिनोट कर रहे हैं हीट को यहाँ पे। तो क्यू की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट इवॉल्व होगी, तो ये आपके पास क्यू की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। एंडोथर्मिक है तो वो क्या करेगा? हीट को गेन करेगा, गेन करेगा, तो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस था। कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस। कि आप सिस्टम में प्रेजेंट किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में कोई भी चेंज कर रहे हो, तो वो चेंज जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो उसको अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस। आइसोथर्मल के बाद सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो, प्रोसेस है मींस वही होगा आपके पास कि सिस्टम है, सिस्टम में आपके पास कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई मैटर प्रेजेंट है, उसकी फिजिकल स्टेट को अपने को चेंज करना है। वो फिजिकल स्टेट में जो चेंज कर रहे हो वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? अगर वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है देन आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, volume is constant, then it is known as isocoric process। means V1 और V2 की वैल्यू एक दूसरे की क्या रहेगी? इक्वल। तो डेल्टा V आपके पास क्या हो जाएगा? कि सर डेल्टा V हमारे पास 0 हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V इक्वल्स टू V2 माइनस V1, और V1 और V2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो उसको उसके लिए डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब वो सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कंप्लीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको अपन क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया? कि वो सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्लीट होती है। प्रेशर की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? कांस्टेंट।
प्रेशर की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होती है देन इट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके लिए क्या रहेगा, P1 और P2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रहेगी। तो मैं यूं कह सकता हूं कि डेल्टा P का फॉर्मूला क्या होगा कि सर डेल्टा P इक्वल्स टू P2 माइनस P1। तो डेल्टा V की वैल्यू डेल्टा P की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। तो इसके लिए डेल्टा V की वैल्यू 0, उसके लिए डेल्टा P की वैल्यू 0। फर्स्ट वाला था उसके लिए डेल्टा T की वैल्यू 0। डेल्टा T बिकॉज वो आइसोथर्मल था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीट होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट होता है, और ये आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्लीट होता है। फोर्थ आता है अपने पास फोर्थ प्रोसेस है अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस अपने पास कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो ये कौन से प्रोसेस होते हैं कि वो सारे प्रोसेस जो कांस्टेंट हीट पे कंप्लीट हो। उसके लिए Q की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, 0। पहले क्या था आइसोथर्मल में, Q की वैल्यू 0 नहीं थी, डेल्टा T 0 था। डेल्टा T मतलब कि जो T2 है T1 है उसकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल थी, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है कि Q की वैल्यू तो अपने पास 0 रहेगी, कि वो सारे प्रोसेस जो कांस्टेंट हीट पे कंप्लीट होते हो, हीट की वैल्यू कांस्टेंट हो, हीट की वैल्यू Q की वैल्यू 0 नहीं रखे, अपन कह रहे थे Q की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, कांस्टेंट, 0 नहीं रखेंगे, है ना। Q आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो, कि वो सारे प्रोसेस जो कांस्टेंट हीट पे कंप्लीट हो उसको अपन क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब उसकी हीट को ना तो इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, बट इनके लिए T1 और T2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, डिफरेंट। मींस T1 एंड T2 नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो डेल्टा T की वैल्यू आपके पास इसके लिए 0 नहीं रहेगी। डेल्टा T की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और एक लास्ट प्रोसेस और आता है अपने पास, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस देखो, साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग है कि सिस्टम जो है वो वेरियस अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के बाद अपने पास फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट में अगर आ जाता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। कैसे सर, जैसे ये आपके पास ए है, ए से पहले बी का फॉर्मेशन हुआ, बी से किसका फॉर्मेशन हुआ, सी का, सी से किसका फॉर्मेशन हुआ, डी का, और डी से वापस किसका फॉर्मेशन हुआ, ए का। तो वेरियस स्टेट के बाद सिस्टम वापस क्या हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिन में आ जाता है, तो उसको अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं, साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस था, है ना, वो सॉलिड सब्सटेंस पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से वापस वो गैस में कन्वर्ट हुआ, और गैस से वापस वो किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है आपके पास, साइक्लिक प्रोसेस। तो यूं देखें तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो आपके पास 5 टाइप का होता है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 रहती है, Q 0 नहीं होता है। आइसोकोरिक में डेल्टा V इक्वल्स टू 0, आइसोबारिक में डेल्टा P इक्वल्स टू 0, एडियाबैटिक में Q इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आपके पास साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया कि सिस्टम वेरियस स्टेट के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन या अपने ओरिजिन में आ जाता है, तो उसको अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब प्रोसेस में 2 टाइप के प्रोसेस और आते हैं, कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। एक अपने पास आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक अपने पास आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल।
आई थिंक जो भी मैंने इसके नेम लिखे हैं, जैसे एक रिवर्सिबल है, एक आपके पास इरिवर्सिबल है, तो जैसे ही आपने देखा इसका नाम, एक का रिवर्सिबल एक का इरिवर्सिबल, तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अपन ने ऐसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन भी कर रखी है, अगर आपको पता हो तो। रिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, और इरिवर्सिबल का मतलब कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनते हैं, बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो रिएक्शन में था। यहाँ क्या रहेगा कि एक ऐसी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अगर आप स्मॉल चेंज करते हो, जिसमें आप स्मॉल चेंज करते हो, तो स्मॉल चेंज के बाद सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बाय स्मॉल चेंज सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, उसको अपन कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। देखो कि जैसे मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर से मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है ना, एक पिस्टन लगा रखा है इस कंटेनर से, ओके। अब एक बात बताओ कि मैं अगर क्या करता हूं कि आपको पता है कि इसमें कोई गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, और इस जो ये मैंने पिस्टन लगा रखा है, ये पिस्टन जो है ना तो उसमें कोई वेट है यानी कि वेटलेस है, ना कोई फ्रिक्शन है यानी कि फ्रिक्शनलेस, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। एक मैंने पिस्टन लगा रखा है, मैंने कंडीशन ली है कि ना तो उसका कोई भार है ना ये कोई फ्रिक्शन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, गैसेस, और यहाँ आपके पास क्या प्रेजेंट है कि आप खुद बाहर से फोर्स क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। अब एक बात बताओ कि अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी तो इस कंटेनर की वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी कंटेनर की वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। मैं भी अगर बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो मैं बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं उसको तो मैं कह देता हूं पी एक्सटर्नल, और अंदर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं उसको मैं कह देता हूं पी इंटरनल। अगर मैं ये कह दूं कि पी इंटरनल इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं कि सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम, बिकॉज दोनों का प्रेशर जो है वो आपके पास क्या है, इक्वल है। सिस्टम इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। अब अगर ये मान लीजिए कि जो बाहर वाला प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मैं उसको थोड़ा सा माइनस कर देता हूं, मीन्स मैंने क्या करा, पी इंटरनल जो है उसको इंक्रीज कर दिया, पी एक्सटर्नल अब मेरे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है, ये जो आपके पास है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाएगा, तो क्या हुआ, एक स्मॉल चेंज हो गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, इंक्रीज। और अगर मैं इससे उल्टा कर देता हूं कि इस पी एक्सटर्नल को चलो वापस माइनस डीपी नहीं करके थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो वापस सिस्टम किस में आ सकता है, इक्विलिब्रियम में। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक स्मॉल चेंज करने के बाद में सिस्टम को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हो, या सिस्टम को आप वापस इक्विलिब्रियम में ला सकते हो, उस प्रोसेस को अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। खाली स्मॉल चेंज करना है, बहुत लार्ज अमाउंट में आपको चेंज नहीं करना, बाय ए स्मॉल चेंज। ये एक स्पेसिफिक लाइन है यहाँ पे कि स्मॉल चेंज करने के बाद अगर आप किसी भी सिस्टम को वापस ओरिजिन पोजीशन में या इक्विलिब्रियम में ला सकते हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल, अदरवाइज उसको अपन क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। कि मान लीजिए कि आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है, किससे, गैसेस के प्रेशर से, कि गैसेस जो है वो 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है, अपन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहे हैं, मैंने कहा ऐसा मान लो। तो अगर आप वहां पे स्मॉल चेंज करते हो तो स्मॉल चेंज करने के बाद में सिस्टम वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, और ना ही दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो उस टाइप के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो टोटल प्रोसेस जो आपके पास सिस्टम की ओरिजिन पोजीशन की बेसिस पे देखें कि सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके बेसिस पे प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास रिवर्सिबल और एक आपके पास इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में ध्यान रखना कि दोनों जो आपके पास ओरिजिनल पोजीशन जो है और फाइनल पोजीशन है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है बाय स्मॉल चेंज,
यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एक लार्ज अमाउंट में चेंज करना होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास दो टाइप के प्रोसेस हो गए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कुछ डेफिनेशंस हैं, जनरल डेफिनेशंस इस चैप्टर में जो आती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। एंड आई नो वेरी वेल कि आपको नहीं पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि एंथैल्पी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि एंट्रोपी क्या होती है, आपको नहीं पता कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है। मींस जो डेफिनेशंस अपने थर्मोडायनामिक्स में जनरली, चाहे थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ देख लें, चाहे सेकंड लॉ देख लें, चाहे थर्ड लॉ देख लें, तो हर एक लॉ में जिन डेफिनेशंस की अपने को रिक्वायरमेंट होगी, पहले उस डेफिनेशन पे चलेंगे, फिर उस डेफिनेशन पे क्या क्या जो भी फॉर्मूले आएंगे, उस पे कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, और उसके बाद अपन लॉज पे चलेंगे, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, और कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्या है, किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है, जितनी भी टाइप की एनर्जी, लाइक अगर सिस्टम में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, उसकी रोटेशनल एनर्जी होगी, है ना, उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। तो कितनी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होती है सिस्टम में, कोई भी अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो किसी भी सिस्टम में जितने भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट हो, उस एनर्जी के सम को अपन क्या कहते हैं, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उस सिस्टम की क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो यूं देखें तो इंटरनल एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं आएगा डेफिनेशन से, अपन यूं कह सकते हैं कि दैट इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अपने को ये थोड़ी पता है कि किसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है, रोटेशनल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये अपने को नहीं पता। तो अभी तो अपन ओनली एंड ओनली डेफिनेशन दिमाग में रखेंगे कि दैट व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आएगा कि दैट the sum of total type of energy which is present in a system known as internal energy, and it is represented by capital E or capital EU। अब ये अपने को जरूर पता है कि that it is a state function, ये किस पे डिपेंड करती है, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो स्टेट फंक्शन है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी कि फाइनल और इनिशियल स्टेट पे क्या करती है, ये डिपेंड करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको यहाँ बताऊंगा, अब उसका जो क्लेरिफिकेशन है, उसका जो प्रूव है, वो मैं बाद में दूंगा आपको, कि अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, तो अपन फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं दैट डेल्टा ई, चलो बाद में बताएंगे फिर, क्योंकि ये नहीं, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। एक फॉर्मूला आता है NCV/dt। अब ये क्या होते हैं, एन क्या होता है मैं यूं बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स होता है, सीवी क्या होता है, इसको अपन स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक हीट, इसके जो बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो स्पेसिफिक हीट का ही आएगा। और डीटी आपके पास क्या आता है, टेम्परेचर। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो मैं यूं कह सकता हूं कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, सम ऑफ
टोटल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एनी सिस्टम नॉन एज इंटरनल एनर्जी। अब वो कोई सी भी एनर्जी हो, वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उन सब का जो सम होगा उसको अपन क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। इसको कैपिटल ई और कैपिटल यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास एक डेफिनेशन आती है, ये आपने कम ही सुनी होगी, जिसको अपन एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी है, देखो, इंटरनल एनर्जी के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एच से। बेटा जी ये भी एक स्टेट फंक्शन है, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एच है, कैपिटल है, स्टेट फंक्शन। ई है, टेम्परेचर है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। होता क्या है, एंथैल्पी बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी at constant pressure is known as enthalpy। और एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, sum of internal energy and pressure volume energy is known as enthalpy। तो फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास एंथैल्पी का, कि दैट H इक्वल्स टू E प्लस PV। ये अपने पास क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। H इक्वल्स टू H इक्वल्स टू E प्लस PV। अब देखो ये भी एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा H इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, H2 माइनस H1। डेल्टा H क्या होता है, H2 माइनस H1। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि दैट H1 इक्वल्स टू E1 प्लस PV1 और H2 इक्वल्स टू E2 प्लस PV2 लिख सकता हूं। कि सर P के आगे P1 और P2 क्यों नहीं लगाया, तो P के आगे नहीं लगाया बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि कांस्टेंट प्रेशर, कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन। तो H1 इक्वल्स टू E1 प्लस PV1, H2 इक्वल्स टू E2 प्लस PV2। मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ कि डेल्टा H इक्वल्स टू, H2 की वैल्यू कितनी है, कि सर वो हमारे पास है E2 प्लस PV2। मैंने कहा H1 की वैल्यू कितनी है, कि वो सर हमारे पास है E1 प्लस PV1। ओके, अब देखो E2 है, E1 के आगे किसका साइन है, कि सर माइनस का, तो डेल्टा H E2 माइनस क्या आ गया मेरे पास, E1। मैंने कहा प्रेशर को अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V2 माइनस मेरे पास V1। V2 माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। तो क्या आ गया, तो डेल्टा H इक्वल्स टू मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये मेरे पास क्या आ गया, एंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V। अब देखो अगर आपको कभी एंथैल्पी की वैल्यू दे दे, आपको P डेल्टा V की वैल्यू दे दे, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा E। तो डेल्टा E भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, P डेल्टा V भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा H तो कर ही सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, H इक्वल्स टू E प्लस PV। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। H2 की वैल्यू क्या, H1 की वैल्यू क्या है, E1 प्लस PV1। H2 की वैल्यू क्या है, E2 प्लस PV2। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। E2 माइनस E1 आ गया, V2 माइनस V1 आ गया, P आपके पास क्या आएगा, कॉमन आएगा। E2 माइनस E1 क्या हो गया, डेल्टा E। V2 माइनस V1 क्या हो गया आपके पास, डेल्टा V।
कॉमन क्या था आपके पास P, तो यहाँ पे क्या आ गया P। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये किसका फॉर्मूला आ गया? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो थोड़ा सा इसी को और आगे बढ़ा देते हैं अपन, तो ताकि एंथैल्पी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। आप सबने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैंने भी पढ़ा रखा है केमिस्ट्री में, कि PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT। मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पे P कांस्टेंट रख दिया, P को क्या रख दिया? कांस्टेंट। तो क्या आएगा मेरे पास? P V1 nRT1, यानी कि दो अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं कि अगर मेरे पास P कांस्टेंट है और V1 अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर T1, और V2 अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर मेरे पास क्या है? T2। और P V2 इक्वल्स टू क्या आ गया? और पहले नंबर ऑफ मोल्स N1 है और अब नंबर ऑफ मोल्स N2 है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास V1 अगर वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल्स N1, V2 अगर वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल्स N2। टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को रख लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, मैं कहता हूं कि P V2 माइनस V1 करूंगा तो यहां क्या आएगा कि सर N2 माइनस N1 RT। तो P V2 माइनस V1 करूंगा तो क्या आएगा? P डेल्टा V। ओके, N2 माइनस N1 क्या करूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा N। और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? RT। यानी कि P डेल्टा V किसके इक्वल आ गया? डेल्टा N RT के। तो डेल्टा H का आपके पास एक और फॉर्मूला आएगा कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। सर G क्यों लगाया है? G फॉर द गैसेस, यानी कि कौन से मोल लोगे? ओनली गैसेस मोल लोगे, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि N2 माइनस N1 गैसियस स्टेट में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके मोल लेंगे। तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। इसी के साथ अपनी जो एंथैल्पी वाली टर्म है वो कंप्लीट होती है। ये दोनों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करो तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, या फिर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। ये कहाँ से आया? ये अपने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास वॉल्यूम V1 है तो नंबर ऑफ मोल्स N1, वॉल्यूम V2 है तो नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो अपन ने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के माइनस करके P डेल्टा V की वैल्यू कैलकुलेट कर। ओके, इसी के साथ अपना एंथैल्पी जो है वो कंप्लीट हो गया। एंथैल्पी के बाद कल अपन थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद अपन क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था या उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।